रिएक्टेंट का कितना अमाउंट पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, तो ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं? ये हम नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है अदर देन मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं किससे? एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल्स जो है इसमें हमें क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करनी होती है। उसी के बाद हम उसकी स्टोइकियोमेट्री को देखकर बताते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो बैलेंसिंग इसमें रिक्वायर्ड होती है। इसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड इन मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बस इक्वेशन लिखी हुई है कि ये रिएक्टेंट है, सपोज जैसे कोई रिएक्टेंट ए है, ये बी के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये सी प्लस डी फॉर्म कर रहा है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है इसको बैलेंस करने की। क्यों? क्योंकि उसमें ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं, यदि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही पार्टिसिपेट करेगा। फिर उससे यहाँ पर यदि एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म होगा और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। 4 यदि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो सभी के 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें फॉर्म होगा। इसीलिए इसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। और जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। देखिए यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें जैसे उसका मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे ही यदि हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता करना है, मास तो दोनों में ही रिक्वायर्ड, तो हमें इसके क्या पता होना चाहिए? इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। ये 2 टर्म हम आज पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ, एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पर डिपेंड एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ क्या बोलता है कि ऑलवेज 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस react with 1 equivalent of another substance and 1 equivalent of each product is formed। जैसे एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं हम, a प्लस b ये रिएक्ट हो रहा है और c प्लस d फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी नहीं किया, ठीक है, ये अनबैलेंस। इस इक्वेशन में यदि हम कहें कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लॉ ही है केमिकल इक्विवेलेंस का, ये लॉ है कि यदि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी 1 ही करेगा, फिर प्रोडक्ट इसका भी 1 फॉर्म होगा और इसका भी 1 इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये यदि इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी 2 करेगा, ये भी 2 करेगा, ये भी 2 करेगा। यदि इसका 5 कर रहा है तो इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। इसलिए हमें यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री या बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो क्या हम इसमें ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है EQ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B is equals to number of gram equivalent of C is equals to number of
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ए बी के इक्वल होगा, बी सी के और सी डी के इक्वल। सपोज जैसे मैंने लिखा H2 plus O2 gives H2 plus Cl2 gives HCl, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2। इस इक्वेशन में देखिए, यदि इसका 1 ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी 1 इक्विवेलेंट, इसका भी ये कितना फॉर्म होगा, 1 इक्विवेलेंट फॉर्म। यदि हाइड्रोजन का यहाँ पर HCl फॉर्म हो रहा है, इसमें भी देखिए, यदि हाइड्रोजन का सपोज 2 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो Cl2 का भी 2 ही पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और यहाँ पर जो HCl बनेगा वो भी कितना बनेगा, 2 इक्विवेलेंट बनेगा। इस A प्लस B को सपोज किए थे हमने, तो वो इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इस इक्विवेलेंट मास को हम समझते हैं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। इसको हम एंड फैक्टर भी बोलते हैं, और इस वैल्यू को यदि हम इसमें पुट करें तो ये क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वैलेंसी। आप देखिए, जो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये ग्राम इक्विवेलेंट को आप कैसे निकाल सकते हैं, एक तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, और एक ये दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स को उसके वैलेंसी फैक्टर से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, N into B। अब हमें यहाँ पर देखना है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, वैसे समझ ही आ रहा है कि वैलेंसी से रिलेटेड होगा वैलेंसी फैक्टर। तो कैलकुलेशन फॉर वैलेंसी फैक्टर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस किस के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमें जो इक्विवेलेंट वेट के लिए जरूरत पड़ेगी, जो एग्जांपल्स की, वो एसिड, बेस और सॉल्ट में कवर हो जाएंगे, इसलिए हम इन तीनों का वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखते हैं, तो वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन, जितने भी आपको नंबर ऑफ H प्लस आयन मिलते हैं इक्वेशन, ठीक है, तो वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। देखिए, सपोज जैसे मैंने लिया H2SO4, तो ये H2SO4 जो है ये H प्लस आयन भी दे देता है किसी रिएक्शन में, और किसी रिएक्शन में ये H2H प्लस आयन भी देता है। जिस रिएक्शन में ये H प्लस आयन देता है तो उसके साथ दूसरा आयन बनता है HSO4 माइनस आयन, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर 2H प्लस आयन देता है और SO4 2 माइनस आयन बनाता है। तो जब ये H प्लस आयन को 1 दे, तब इसका वैलेंसी फैक्टर जो होगा हम उसको कितना बोलेंगे, 1। यदि ये 2H प्लस आयन को दे देता है, तब हम इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बोलेंगे, 2। सपोज जैसे यदि मैं HCl के लिए बात करूं, तो ये कितने H प्लस दे सकता है, इसके पास तो एक ही H प्लस है, तब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद HNO3 है,
तो HNO3 ये एसिड कितने H प्लस दे सकता है 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। एसिटिक एसिड कितने H प्लस दे सकता है 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद कुछ और एसिड होते हैं, जैसे हम ले लेते हैं H3 H3PO4 H3PO3 H3PO2, ये 3 एसिड। ठीक है, आज इसमें देखिए ये यहाँ पर इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है, यहाँ पर ये कितने H प्लस आयन दे सकता है, आप कहेंगे 3, तीनों में हमें ऐसा लग रहा है कि कितने H प्लस आयन दे सकता है 3H प्लस आयन दे सकता है, पर ये 3H प्लस आयन तीनों नहीं दे सकते। क्यों? देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये फॉस्फोरस है, इससे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है और बाकी के जो 3 ऑक्सीजन है वो ऐसे अटैच होते हैं इसके साथ, और इन 3 ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है और 3 बॉन्ड को किसके साथ बनाया हुआ OH के साथ बनाया। तो ये O के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, तो यहाँ से H प्लस इजीली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। ठीक है, क्यों रिमूव हो सकता है? क्योंकि इसकी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण यहाँ से ये H प्लस को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो यहाँ पर इसने कितने हाइड्रोजन दे दिए 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितने 3H प्लस आयन को ये दे रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड है, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो ये 3 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन कितने 3, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें देखिए कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। कितनी होती है 2.1 होती है फॉस्फोरस की भी और 2.1 होती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण ये यहाँ पर HCl रिमूव नहीं हो सकता, लेकिन ये यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्डेड है ये वाला हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो कितने H प्लस देगा ये 2H प्लस देगा। तब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर H3PO2 है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। देखिए 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। अब ये बताइए कि ये वाला हाइड्रोजन तो नहीं रिमूव होगा, ये वाला भी नहीं, ये वाला जाएगा, तो यहाँ पर से H प्लस कितना मिल रहा है 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। वैलेंसी फैक्टर एक ही कंपाउंड में क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे H2SO4 में। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा। इसका एक और एग्जांपल होता है BOH टेकन थ्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि BOH टेकन थ्राइस, ये एक्चुअल में है क्या H3BO3 है, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड ये एक एसिड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है H3BO3, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या करता है, वाटर H प्लस एंड OH माइनस आयन देता है, तो एक OH माइनस आयन इसके साथ अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखती हूँ BOH टेकन थ्राइस के फॉर्म में, तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है BOH4 माइनस आयन को बनाता है, और यहाँ से क्या रिमूव कर देता है, वो H प्लस आयन को रिमूव करता है। तो एक्चुअली ये बोरिक एसिड H प्लस आयन को नहीं दे रहा है, H प्लस आयन को तो कौन दे रहा है, ये वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोरिक एसिड का यदि आप वैलेंसी फैक्टर काउंट करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर में से क्या करा रहा है, एक H प्लस को रिमूव करा रहा है, वो खुद में से नहीं दे रहा है लेकिन वो रिमूव करवा रहा है, इसीलिए भी हम इसका वैलेंसी फैक्टर क्या लेंगे 1। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस। वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH आयन, इसी रिएक्शन में जो हमारा बेस है वो जितने OH माइनस आयन को दे सकता है उसे हम उसका क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। सपोज जैसे मैंने लिया NaOH, तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये OH कितने 1, तो ये कितना OH देगा 1,
तब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। सेकेंड हम ले लेंगे जैसे MgOH टेकन ट्वाइस, तो यहाँ पर ये कितने OH माइनस आयन देगा जब ये ब्रेक होगा, तो ये Mg2+ है और OH माइनस आयन ये कितने देगा 2, तो तब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। सपोज जैसे हमने एक एग्जांपल लिया AlOH टेकन ट्वाइस, यहाँ पर ये कितने OH माइनस आयन देगा 3 OH माइनस आयन को ये प्रोवाइड करेगा, तब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। जैसे मैंने लिया FeOH टेकन ट्वाइस, तो इसमें OH माइनस आयन कितने देगा 3, तब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे हम किसका काउंट करते हैं, बेस का काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट देखते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि वैलेंसी फैक्टर जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्शन। ये हमें केमिकल रिएक्शन को देखकर ही पता चलेगा कि उस रिएक्शन में उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया NaOH रिएक्ट विथ H3PO4, तो ये बना रहा है NaH2PO4। यहाँ पर देखिए कि इसने कितने H+ आयन दिया, यहाँ पर H3PO4, तो यहाँ पर क्या हुआ H2PO4, मतलब इसने अपने में से कितने H+ आयन को दिया, 1 H+ आयन को दिया, तब यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया इसी कंपाउंड का 1, ठीक है। सपोज जैसे दूसरी केमिकल रिएक्शन है NaOH रिएक्ट विथ H3PO4, यहाँ पर इसने बनाया Na2HPO4। अभी देखिए यहाँ पर इसने H+ आयन कितने प्रोवाइड किया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा इस रिएक्शन में। यदि हम थर्ड रिएक्शन लें कि NaOH रिएक्ट विथ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर बना रहा है Na3PO4, तो अभी देखिए यहाँ पर इसने कितने हाइड्रोजन दिए, कितने H+ आयन दिए 3 H+ आयन, तब यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। और यदि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है तो और इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो मतलब वैलेंसी फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, केमिकल रिएक्शन पर। जब वैलेंसी फैक्टर केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो भी किस पर डिपेंड करेगा, केमिकल रिएक्शन पर। जैसे देखिए यदि मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालूं, इसका इक्विवेलेंट मास यदि मुझे निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा H3PO4 का 98 और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना 1, तब यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना आ गया यहाँ पर 98। ये क्या है इसका इक्विवेलेंट मास। आप इसी कंपाउंड का, इसी H3PO4 का आप इक्विवेलेंट मास यदि यहाँ निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास इसका कितना है 98 और वैलेंसी फैक्टर इसका क्या है 2, तब यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 49। अभी इक्विवेलेंट मास यदि आप इसके लिए निकालेंगे तो इसका मोलर मास कितना है 90 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, 32.66। देखिए तीनों के इक्विवेलेंट मास जो है एक ही कंपाउंड फॉस्फोरिक एसिड क्या डिफरेंट है, मतलब इक्विवेलेंट मास भी किस पर डिपेंड करता है, केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड। वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट हम कैसे काउंट करते हैं कि टोटल चार्ज ऑन कीटायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन। जैसे मैंने एक सॉल्ट लिया Na2SO, इसमें देखिए कितना टोटल, यदि आप केटायन का टोटल यदि केटायन का चार्ज देखते हैं तो वो आपको कितना मिलेगा, Na इसमें कितने हैं 2, तो जब इसके सोडियम के आयन बनेंगे तो भी कितने आयन होंगे 2 Na+ आयन, मतलब टोटल यदि आप प्लस चार्ज देखें तो कितना है इस पर 2+ चार्ज। और टोटल एनायन यदि आप देखेंगे तो टोटल एनायन इसमें कितने बनेंगे SO4 2-, मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना है 2-, और एनायन का,
और टोटल कीटायन का चार्ज कितना है 2+, तो वो तो सॉल्ट के अंदर दोनों बैलेंस ही होती है, इसलिए आप किसी एक का भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वैलेंसी फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो उसमें आपको क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, आपको चार्ज को नहीं लेना। जैसे यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2, आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। इसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया KCl, जैसे हमने लिया KCl, तो KCl में K प्लस और क्या होगा Cl माइनस, मतलब कि या तो हम इसका अमाउंट ले लें या इसका ले लें, तो कितना होगा वैलेंसी फैक्टर इसमें 1। सपोज जैसे मैंने लिया CaCO3, तो इस CaCO3 में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, Ca 2 प्लस और CO3 2 माइनस। सपोज थर्ड हम एग्जांपल लेते हैं Al2SO4 टेकन थ्राइस, ठीक है। अभी तो इसका यदि हम निकाले चार्ज तो कितना चार्ज आएगा, देखिए एल्यूमिनियम इसमें 2 है और एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है 3+, तो मतलब टोटल यदि आप केटायन का चार्ज देखेंगे तो कितना आ गया 6। SO4 3 है, तो एक SO4 पर कितना चार्ज होता है 2 माइनस का, तो ऐसे ही यदि SO4 कितने होंगे 3, तो ये टोटल कितना हो गया 6, तो इसीलिए आप इसका ले लें इसका ले लें चलेगा। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कितना आ गया 6। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज जैसे मैंने लिया MgCl2, अब इस MgCl2 में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, क्यों Mg2+ आयन देगा और ये Cl माइनस Cl माइनस, तो एनायन भी कितने 2, एटायन भी कितने 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे हम सॉल्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम कुछ इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करके देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इक्विवेलेंट मास के, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास को। सपोज जैसे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं Na2CO3 का, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, या इसी को मैन फैक्टर भी कहते हैं। तो मोलर मास इस Na2CO3 का कितना होता है 106, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 53। सपोज जैसे आपको यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 20 ग्राम Na2CO3, इसमें आपको बताना है, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर, ये होता है ना। देखिए मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है वो वहां पर लिखा हुआ है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वही हो गया वैलेंसी फैक्टर ये। अब इसके मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 ग्राम, मोलर मास कितना दिया हुआ है 106, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मोलर मास 106 और मास 20 ग्राम। वैलेंसी फैक्टर इसमें कितना होगा 2, क्यों 2 होगा वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि ये जो Na2CO3 है ये Na+ के 2 आयन देगा और CO3 क्या बनाता है 2 माइनस आयन, तो इसको देख लीजिए इसको देख लीजिए, वैलेंसी फैक्टर कितना निकलेगा 2, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, इससे इसको आप कट कर देंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाएगा 0.377, ये इसका क्या होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या इसी को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट मास को हम ऐसे निकालते हैं, ये जो इक्विवेलेंट मास निकलता है उसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज जैसे हमने लिया H2SO4, H2SO4 का हमें क्या कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, तो ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, तो मोलर मास इसका कितना होता है 98। देखिए H2SO4 जैसे कितने 1H+ आयन भी दे सकता है और 2H+ आयन भी दे सकता है,
दे सकता है। और जब आपको क्वेश्चन में रिएक्शन मेंशन कर रहे और उसमें लिखा हुआ रहे कि ये 1H प्लस आयन दे रहा है, मतलब रिएक्शन में ऐसा शो हो रहा है कि वो 1H प्लस आयन दे रहा है, तब आपको उसका वैलेंसी वेक्टर कितना लेना है 1। और यदि कहीं पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, कंप्लीट आयोनाइजेशन लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में या कुछ नहीं लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आपको उसका वैलेंसी वेक्टर कितना लेना है 2। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 49 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें ये NaOH का कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास। मोलर मास कितना होगा NaOH का 40 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 40 है। ठीक है, HCl में भी इसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास इसके मोलर मास के इक्वल ही होगा। ठीक है, आप किसी में भी निकाल सकते हैं, इसमें भी काउंट कर सकते हैं, इसमें भी। आप ये क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सपोज जैसे मैंने लिखा है KOH react with H2SO4 to form K2SO4 plus H2। इस रिएक्शन में देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो आपको ये पता है कि इसका जितना ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा होगा इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ये भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा इसके साथ, इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ये बनेगा और उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ये भी बनेगा। 1 है ये तो सारे 1 होंगे, 2 है तो सारे 2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH इज इक्वल्स टू क्या हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of K2SO4 is equals to क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2। और देखिए जो ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिखिए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यदि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं इसको बैलेंस। हमने यहाँ पर ये बैलेंस किया, ये हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 4 सल्फर 1 ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH कितने हैं, 2। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा इसका वैलेंसी फैक्टर, देखिए K प्लस और OH माइनस आयन होगा, तो OH माइनस आयन ये कितने दे रहा है 1, इसलिए इसका बेस है ना, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके इक्विवेलेंट कितने H2SO4 के, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2H प्लस आयन देगा ना, और नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 1। तो यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट आ गया, 2 इक्विवेलेंट आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर किसके लिए, हम K2SO4 के लिए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। देखिए ये एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट में टोटल कीटायन पर चार्ज कितना हो गया 2 प्लस, तो मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना आया 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 1, मतलब ये कितना हो गया 2 इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 2, और वैलेंसी फैक्टर H2O के लिए कितना होगा 1। कैसे 1 होगा, ये H प्लस और OH माइनस आयन देगा। तो इसमें देखिए कि ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है ना, तो यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसलिए आप क्या लेंगे, वैलेंसी फैक्टर लेंगे यहाँ पर 1 H प्लस ही दे रहा है, 1 OH माइनस आयन ही दे रहा है, तो न्यूट्रल है ना ये, है ना, तो आप या तो H प्लस को ले लीजिए और माइनस को ले लीजिए। तो इसके भी कितने इक्विवेलेंट आ गए, 2 इक्विवेलेंट
अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसका जितना इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करता है इसका भी उतना ही करता है, इसका भी उतना ही करता है, इसका भी। तो आप ऐसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखकर देखिए। सपोज जैसे आप एक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2। इसको आप सॉल्व करके देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए कि NaOH react with HCl to form NaCl plus H2। इन दोनों को आप सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्विवेलेंट इक्वल अमाउंट में पार्टिसिपेट करते हैं और फॉर्म भी इक्विवेलेंट अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में ही होते हैं। यही क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। यदि आप इक्विवेलेंस को ऐसे नहीं बैलेंस करना चाहते हैं मोल्स के थ्रू, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप क्या रख दीजिए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो वही है नंबर ऑफ मोल्स ही, बस आपको इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो आप इससे भी इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका अमाउंट अभी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप क्या लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बेटर। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस गिविंग है, तो इनको भी आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी के आप सॉल्व करिएगा। जैसे हमें दिया हुआ है 3 मोल Al2SO4 टेकन था, इसमें हमें क्या बतानी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने दिए हुए हैं, 3, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 9। तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 9। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।